हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल पे जो एडुफ्यूचर। ओके, तो जैसा कि आपको पता है ये चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है क्लास 8, 9, 10 से रिलेटेड मैथ और साइंस का टॉपिक, जो इस विपरीत परिस्थिति में आपको घर पे बैठ करके पढ़ने की बहुत बड़ी आज़ादी दे रहा है। आप आसानी से इससे अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो, अपने जो चैप्टर्स हैं उसको रिवाइज कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को भी ज़रूर आप दबा लीजिए, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आप पूरे के पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए। इससे आपको क्या होगा, ओवरऑल टोटल कॉन्सेप्ट पता चलेगा उस रिलेटेड टॉपिक का जिसको हम लोग डील करने जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर वीडियो में। ओके, तो चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। आज का जो आप टॉपिक देख रहे होंगे क्लास 10 का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, और वो टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड एंड रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड हम लोगों ने ब्रेन के बारे में पढ़ लिया इसके पहले वाले वीडियो में। तो स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? एक्चुअली में ब्रेन का जो स्टेम है, जिसको हम लोग बोल रहे थे मेडुला ऑब्लोंगाटा पोन्स, तो ब्रेन का जो स्टेम है ना वो एक्सटेंड करता है और हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बीच से होकर गुजरता है, और ये एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली में ये एक नर्व कॉर्ड है जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो स्पेस है ना, दैट इज कॉल्ड न्यूरल स्पेस। उस स्पेस के से होकर गुजरता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, है ना। सो इट इज व्हाट, अ नर्व कॉर्ड। ये एक नर्व कॉर्ड है और इसका लोकेशन क्या है? लोकेशन है एट नहीं कर देते हैं, विदिन कर देते हैं, विदिन वर्टिब्रल कॉलम, है ना। या फिर कर सकते हो बैकबोन। आपका जो बैकबोन है ना उसी के नीचे पाया जाता है ये। ओके, और आप देखोगे इसको तो ये एक रोप लाइक स्ट्रक्चर है, रोप लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो नर्व कॉर्ड का बना हुआ होता है। आप देखिएगा, अगर इसका एवरेज लेंथ आप देखिएगा तो लगभग 42 टू 45 सेंटीमीटर मिलेगा। एवरेज लेंथ इसका कितना है? तो 42 टू 45 सेंटीमीटर ये इसका एवरेज लेंथ है। ओके, और अगर आप इसका एवरेज वेट देख लो, एवरेज वेट अगर आप देखोगे तो लगभग ये होगा 30 टू 32 ग्राम। कितना हो जाएगा? अबाउट 30 टू 35 ग्राम का रहता है। ओके, सो दिस इज अबाउट इट्स एवरेज वेट। अगर आप देखोगे तो ये नर्व कॉर्ड जो आप देख रहे हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड जो देख रहे हो, इसके ऊपर भी प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन किसका होगा? तो एक प्रोटेक्शन जो आप देख रहे हो वर्टिब्रल कॉलम का ही है, और दूसरा प्रोटेक्शन जो ब्रेन के ऊपर में होता था दैट इज मेनिंजेस। तो मेनिंजेस यहाँ भी पाया जाएगा। सो प्रोटेक्टेड बाई मेनिंजेस, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल मेनिंजेस। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने इसकी बात की थी। तो स्पाइनल मेनिंजेस, और इसके चारों तरफ भी पाया जाएगा क्या? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अकर अराउंड इट, है ना। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके चारों तरफ पाया जाएगा, और इसका पर्पस मैंने बताया था कि ये क्या करता है। तो ये एक प्रोटेक्शन तो करता ही है, प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या करता है, तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है, ये ऐसा भी कुछ करता है। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में क्या, कि आप स्पाइनल कॉर्ड को देखोगे तो मैंने आपको एक बात आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर लूँ, कि आपका ब्रेन का जो टॉप लेयर था जिसको हम लोग बोलते थे कॉर्टेक्स का जोन, तो ब्रेन का जो टॉप लेयर था वो बना हुआ था किसका? ग्रे मैटर का, है ना। जबकि ब्रेन का जो मेडुला था वो बना हुआ था, उसका जो टॉप लेयर बना हुआ था वो किसका था? व्हाइट मैटर का। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड का भी जो ऊपर वाला जो टॉप लेयर होता है ना, ये भी बना हुआ होता है व्हाइट मैटर का। तो अपर
अपर मोस्ट सरफेस मेड अप ऑफ क्या, व्हाइट मैटर। अपर मोस्ट सरफेस जो इसका है ना वो व्हाइट मैटर का बना हुआ होता है, और लोअर सरफेस जो इसका होगा कंसिस्ट ग्रे मैटर। जो लोअर सरफेस होगा ना उसमें आपको मिलेगा ग्रे मैटर, अपर में व्हाइट मैटर, लोअर में ग्रे मैटर। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उससे जो नर्व्स निकलते हैं, जैसे ब्रेन से जो नर्व निकलता था दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से बिलोंग करता था, तो स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ से जो नर्व्स निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व। मैं लिख देता हूं, नर्व्स एराइज फ्रॉम अ स्पाइनल कॉर्ड इज नहीं आर स्पाइनल नर्व, है ना, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। सो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर एराइज? सो दैट इज 31 पेयर्स। कितने होते हैं? ह्यूमन में ये होते हैं 31 पेयर्स। ओके, और मैंने बताया था क्रैनियल नर्व की संख्या कितनी होती है, तो 12 पेयर्स। तो ये एक स्पाइनल कॉर्ड का बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन क्या होता है। तो देखो, स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन फंक्शन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो हम लोग उसी के बारे में समझने जा रहे हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? एक्चुअली में हम कह सकते हैं ये एक इंस्टेंटेनियस एक्शन है, मतलब सडन है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? सडन है। और क्या है भाई? इनवॉलेंट्री है। ये एक इंस्टेंटेनियस, सडन और इनवॉलेंट्री एक्शन है अगेंस्ट पर्टिकुलर स्टिमुलाई, है ना, किसी खास टाइप के स्टिमुलाई के अगेंस्ट ऐसा होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जनरल वे में अगर हम लोग देखें तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सडन एक्शन जो होगा ना आपके बॉडी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा। अगर इसका इम्पोर्टेंस मैं देखूं, इम्पोर्टेंसेस अगर देखते हैं तो सबसे पहला इम्पोर्टेंसेस तो क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन का। एक्चुअली में हमारे बॉडी को वेरियस टाइप के स्टिमुलाइज का जो बैड इफेक्ट होता है, उसका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उससे प्रोटेक्ट करता है, हमारा बॉडी को अलर्ट करता है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। दूसरा, कहीं ना कहीं क्या करता है कि ये हमारे ब्रेन के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज करता है। मतलब ये शेयर करता है वेरियस टाइप के एक्शन को जो सिर्फ ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता है, एक्चुअली में स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है। तो हम कह सकते हैं कि मेकिंग रिडक्शन ऑफ प्रेशर, making reduction of pressure of controlling different activities of brain, है ना। ब्रेन के जो डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं ना उसके प्रेशर को ये रिड्यूस करता है, कहीं ना कहीं शेयर करके उस सारे सिस्टम को हैंडल करके ये उसके ऊपर का जो कुछ मतलब उसका वर्कलोड को कम करता है। आप ये कह सकते हो, है ना, कि ये क्या करता है? ब्रेन, हमारे ब्रेन के वर्कलोड को कुछ कम करता है। ठीक, और क्या काम है इसका भाई? तो इसका एक और पर्पस हो सकता है कि जैसे रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो आपके बॉडी के स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं लिख देता हूं, रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स।
है ना, बॉडी पार्ट्स के स्पेसिफिक मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सब इसका मेन पर्पस है किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन का मेन इंपॉर्टेंसेस माना जाता है ये। जनरल सेंस में अगर हम लोग देखें तो रिफ्लेक्स एक्शन को हम लोग एक स्पेसिफिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक स्पेसिफिक पैटर्न में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ओके, अच्छा एक और मैं बात बता दूं कि रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली गाइडेड होता है किसके द्वारा, तो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज commonly under control of a spinal cord, ठीक ना, स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होता है। और ऐसे इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट जो थे ना वो थे मार्शल हॉल। इन्होंने ही एक एक्सपेरिमेंट किया था इससे रिलेटेड, मार्शल हॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इससे रिलेटेड, और उन्होंने ही सबसे पहले इस बात को बताया था कि रिफ्लेक्स एक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। मैं बताने जा रहा हूँ आपको किसके बारे में, तो रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। उसी से रिलेटेड हम लोग फिगर देख लेते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क। देखो, स्पाइनल कॉर्ड को अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं, देखिए एक रफ डायग्राम मैंने बनाया स्पाइनल कॉर्ड का और रिफ्लेक्स आर्क को रिप्रेजेंट करते हुए। ठीक, देखिए ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका क्या है स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड का जो टॉप लेयर है उसको मैंने क्या बताया था कि ये बना हुआ होता है वाइट मैटर का। ये बना हुआ होता है किसका, वाइट मैटर का। और इसके अंदर वाला जो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये बना हुआ होता है किसका, ग्रे मैटर का। ये बना हुआ है ग्रे मैटर का। अब देखिए इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आप देखिएगा 3 डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स अवेलेबल हैं। जैसे ये वाला जो न्यूरॉन आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। ये वाला जो न्यूरॉन आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलेंगे मोटोर न्यूरॉन। और ये वाला जो आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट। ये क्या है, इंटरमीडिएट न्यूरॉन है। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मेन रूप से बेसिकली इंटरमीडिएट न्यूरॉन ही पाया जाता है। ओके, अब देखिए सेंसरी न्यूरॉन जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है रिसेप्टर। ये क्या है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर जैसे मान लो आपका स्किन हो गया। ओके, और ये जो आप देख रहे हो ये है इफेक्टर। इफेक्टर में बेसिकली क्या आता है, तो जैसे मसल्स हो गया आपका, ग्लैंड्स हो गया आपका, ये सब आता है। ओके, अब देखिए समझिएगा सेंसरी न्यूरॉन, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है कि जो रिसेप्टर ने जो वेरियस स्टिमुलाई को रिसीव किया उसको वो पास करवा दिया कहाँ, देखिए न्यूरॉन जो है सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा,
कि रिसेप्टर से वेरियस टाइप के स्टिमुलाई को गेन करेगा और उसको ट्रांसफर करेगा स्पाइनल कॉर्ड के टुवर्ड्स। तो देखो अगर नॉर्मल एक्शन होगा, मतलब अगर एक नॉर्मल एक्शन है तो होता क्या है ना कि सबसे पहले क्या होगा, रिसेप्टर के बाद कहाँ जाएगा, सेंसरी के बाद कहाँ जाएगा, तो स्पाइनल कॉर्ड, एससी में लिख देता हूँ स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये कहाँ जाएगा, तो ब्रेन में डिसीजन मेकिंग होगा, मतलब कोई भी डिसीजन होना है वो डिसीजन मेकिंग होगा, और ब्रेन से फिर कहाँ आएगा, मोटोर से फिर कहाँ जाएगा, तो इफेक्टर। मतलब कहीं ना कहीं इस पाथ को कवर करेगा एक नॉर्मल एक्शन। एक नॉर्मल एक्शन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्स एक्शन है तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या होगा। रिसेप्टर तो हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिफ्लेक्स एक्शन। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्स एक्शन का। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल मूवमेंट एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट। तो नॉर्मल मूवमेंट में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन जो होगा उसमें देखिए क्या होगा, इसमें पहले देखिए क्या होगा, रिसेप्टर, पहले क्या होगा रिसेप्टर के बाद कहाँ जाएगा, तो सेंसरी के बाद कहाँ आएगा, तो देखिए इंटरमीडिएट में आ जाएगा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में आ जाएगा। आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इंटरमीडिएट मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटरमीडिएट में आएगा, और इंटरमीडिएट के बाद फिर कहाँ पहुँचेगा, तो मोटोर में पहुँचेगा, और मोटोर के बाद कहाँ आ जाएगा, इफेक्टर। मोटोर के बाद कहाँ आएगा, इफेक्टर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसके कंपोनेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, जबकि इसके कंपोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। देयर आर 5 कंपोनेंट्स विच अकर इनसाइड द रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज रिसेप्टर, सेंसरी, स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि इंटरमीडिएट न्यूरॉन, मोटोर एंड इफेक्टर। मतलब मैसेज ब्रेन के पास नहीं जाकर के मैसेज यहीं से रिवर्स हो गया। तो जब मैसेज को जाने में ब्रेन में जाना नहीं है, ब्रेन से कोई डिसाइड होना नहीं है, वो स्पाइनल कॉर्ड से होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, ये सडन होगा। ये क्या होगा, सडन होगा। जबकि ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे कि सडन होगा, ये प्लान्ड होगा। ये आपका क्या होगा, तो ये प्लान्ड होगा क्योंकि ब्रेन के द्वारा हो रहा है। तो ये एक सडन मूवमेंट है और ये क्या है, प्लान्ड मूवमेंट है। देखिए दो डिफरेंसेस मिला। फर्स्ट डिफरेंसेस इज ब्रेन इन्वॉल्व, ब्रेन नॉट इन्वॉल्व। प्लान्ड मूवमेंट है, सडन मूवमेंट है। बिना प्लान्ड का मतलब सडन नहीं कर सकते, इसको हम एक और चीज कर देते हैं, इनवॉलेंट्री है, मतलब कोई प्लानिंग नहीं किया गया है, विदाउट ब्रेन के नॉलेज में है। ओके, ये स्लो होगा, ये मूवमेंट क्या होगा, स्लो होगा। जबकि ये मूवमेंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। ये मूवमेंट आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि समय भी तो कम लगा। जबकि इसमें ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन डिसीजन लेगा। ठीक, जैसे आप लिखते हो, जैसे मैं लिख रहा हूं, तो ये क्या है भाई, मैं प्लान्ड वे में लिख रहा हूं, मुझे पता है कि मुझे क्या लिखना है। ओके, लेकिन अगर मान लो ये पेन बहुत हॉट होता और मैं इसको कैच करता, तो अचानक मैंने पेन को छोड़ा, मेरे मुंह से आवाज लो, तो मेरा जो हाथ का मूवमेंट होगा ना इस पेन को छोड़ने के लिए, ये मैसेज एक्चुअली में ब्रेन के पास नहीं जाता है। ये मैसेज क्या होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से ही रिवर्स हो जाता है, और इसकी वजह से ये फास्ट एक्शन होता है। तो फास्ट एक्शन होता है तो बचाया ना, मेरे हाथ को जलने से बचा दिया ना, ब्रेन के लोड को कम कर दिया इसने, नुकसान तो कम हुआ। ओके, तो ये प्रोसेस होता है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री, इंस्टेंटेनियस एक्शन होता है किसी भी स्टिमुलाई के टुवर्ड्स। जबकि एक नॉर्मल एक्शन जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है, ये प्लान्ड मूवमेंट होता है, वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो ये सब बेसिक डिफरेंसेस है एक नॉर्मल मूवमेंट में और एक रिफ्लेक्स एक्शन वाले मूवमेंट में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है इस टॉपिक का, कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स आर्क। बड़ा आसान है, आप देखो कि रिसेप्टर, सेंसरी, इंटरमीडिएट, मोटोर और इफेक्टर,
तो कहीं ना कहीं ये एक आर्क बना रहा है ना, कहीं ना कहीं ये एक आर्क बना रहा है ना, मतलब द पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। समझ में आ रही बात? रिफ्लेक्स आर्क क्या हुआ कि रिफ्लेक्स आर्क वो पाथ है जो नर्वस स्टिमुलाई या फिर कह सकते हो नर्व इम्पल्स ट्रांसफर करता है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं, देखिएगा, इट इज द पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के ड्यूरिंग में, रिफ्लेक्स एक्शन के ड्यूरेशन में जो नर्व इम्पल्स का पाथ होता है उसी को बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स आर्क के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो 5 कंपोनेंट्स। दिस वन इज द फर्स्ट, पहला कंपोनेंट है रिसेप्टर, ये आपका हो गया दूसरा कंपोनेंट सेंसरी न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन हो गया आपका तीसरा कंपोनेंट, मोटोर हो गया आपका चौथा कंपोनेंट, और इफेक्टर हो गया आपका पांचवा कंपोनेंट। सो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स की जानकारी मैंने आपको दे दी। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि भाई स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज होता है। अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो जितने भी अनसडन एक्शन होते हैं, देखो रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअली में कंडीशनल भी होता है और अनकंडीशनल भी होता है। कंडीशनल रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या होता है कि वो डेवलप किया जाता है। जैसे टाइपिंग आप करते हो, तो शुरू में जब आप टाइपिंग सीखते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप देख करके या मेमोराइज करके आप उसको टाइप करते हो, आपने की को मारते हो अपने इससे उंगली से। लेकिन जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, तो आप बिना, आपका जब उंगली उस की को याद रखता है, तो बिना आप उस की को देखे हुए टाइपिंग शुरू कर देते हो। सो इट इज कॉल्ड कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। कंडीशनड रिफ्लेक्सेस जो होता है ना, वो लर्न किया जाता है, ये लर्निंग से आता है। आप बाइक चलाते हो, कंडीशन रिफ्लेक्स उसमें डेवलप होता है। आप कोई म्यूजिकल सिस्टम को ऑपरेट करते हो, कंडीशन रिफ्लेक्सेस होता है। शुरू में जब आप कर रहे थे तो आप याद कर रहे थे, आप एक प्लान्ड वे में उसको काम करते थे, लेकिन चूंकि आप इतना बार उसको किए हो कि आप में एक्सपर्टनेस आ जाता है और आपका बॉडी सिस्टम उसको एज ए रिफ्लेक्स के रूप में यूज करता है। इसको बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्सेस। मतलब इसमें लर्निंग की जरूरत पड़ती है। एक होता है अनकंडीशनड रिफ्लेक्स, जिसमें लर्निंग की जरूरत नहीं करती, आपका बॉडी अपने आप उस मूवमेंट को करता है। जैसे मान लो किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आपने टच किया या एक्सट्रीमली कोल्ड ऑब्जेक्ट को आपने टच किया, आपका हाथ अपने आप पीछे हो गया, दैट इज कॉल्ड अनकंडीशन। इसके लिए लर्निंग की जरूरत नहीं है, ये हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली है। एक न्यूली बॉर्न बेबी अपने मदर से मिल्क को शक करता है, इट इज अनकंडीशन रिफ्लेक्स है। मतलब क्या? लर्निंग की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पाया जाता है बॉडी में। क्लियर है? नी जर्क है ना, नी जर्क में क्या होता है कि आप अपने दोस्त के पैर को आप लटका दो, एक लटका करके, और उसके बाद उसके नी के ऊपर आप स्ट्राइक करो, यहाँ पे आप स्ट्राइक करो, तो आप देखोगे उसका पैर पीछे की तरफ मूव करेगा। क्या है भाई? नी जर्क है, मतलब सेल्फ मूवमेंट है। ये इसको सीखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए लर्निंग की जरूरत नहीं है। तो ये कैसा रिफ्लेक्स है भाई? अनकंडीशन रिफ्लेक्स है। आप अच्छा फूड देखते हो, आपके माउथ में पानी आ जाता है, वाटरिंग हो जाता है ना, अनकंडीशन रिफ्लेक्स है। लर्निंग की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भाई इसके लिए लर्निंग की जरूरत होगी कि खाना आप देखोगे तो आपके माउथ में सलीवा सेक्रीट होगा। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ लर्निंग, ये अपने आप होता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस। जबकि कंडीशन रिफ्लेक्स में लर्निंग की जरूरत होती है। प्लेयर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, या फिर आप किसी सिस्टम को ऑपरेट करते हो, वो सारे के लिए जो डेवलप होता है उसको बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल, उससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है और ये टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में ही आ गया होगा। मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और हमसे ज़रूर क्वेश्चन कीजिए। आप इवन हमको टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का अपना टेलीग्राम भी बना हुआ है। आप वहाँ पे भी क्वेश्चन डाल सकते हो और आपको आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। ओके,
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।